तो स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजाज कंज्यूमर लिमिटेड के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे 7% से भी ज़्यादा 7.48% यहाँ पे बजाज कंज्यूमर स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर ये क्यों टूटा है, इसके पीछे की रीज़न क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसा है, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक कैसा है, कब खरीदें कब बेचें, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं स्टॉक का, उसके बाद आपको न्यूज़ दिखाएंगे कि आखिर स्टॉक में गिरावट क्यों दर्ज की गई। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप की, सकते हैं यहाँ पे मार्केट कैप इसकी 3613 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 245 का, हाई लगाया था 284 का, जो कि रिसेंटली था, हाई भी रिसेंटली था। ठीक है, इस साल लो लगाया था 117 का। स्टॉक का पी 18.8 है, आर ओ सी 39.0% है, आर ओ ई 32% है, बुक वैल्यू 49 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 2.45% के, फेस वैल्यू यहाँ पे 1 रुपीज़ है। दोस्तों ये ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका था काफ़ी पहले 2011 के आसपास, तो इसलिए इसकी फेस वैल्यू यहाँ पे 1 रुपये है। दोस्तों मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको आर ओ सी 30% से 30% के आसपास या फिर 30% से अबव मिल जाती है तो बेस्ट स्टॉक माना जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो आर ओ सी है वो 39% है, यानी कि ये यहाँ पर आर ओ सी के हिसाब से तो बेस्ट दिखाई दे रहा है कि भाई इसकी आर ओ सी तो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसी के साथ दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको आर और आर आपको 30% के आसपास नहीं मिलते, आपको मिलते हैं वो 20% के आसपास, ठीक है, 20% के आसपास आर और आर किसी कंपनी के मिलते हैं, तो उसके साथ साथ आपको कम से कम 1% से ऊपर डिविडेंड यील्ड मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पर जो डिविडेंड यील्ड है वो 2.45% की मिल रही है, साथ में आर 39% की और आर ओ 32.7% की, यानी कि ये चीज़ भी बेहतरीन, आर भी बेहतरीन और डिविडेंड यील्ड भी बेहतरीन, यानी कि इन चीज़ों को अगर हम मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो भाई ये तो टॉप का स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि इस वक्त 245 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसी के साथ दोस्तों इसका क्वार्टर रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं। इसका क्वार्टर रिजल्ट भी आ गया यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों इसने क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो दिया उसमें इसने सेल्स किया 248 करोड़ की सेल्स की है, जो कि क्वार्टर 2 में, पिछले क्वार्टर में 227 करोड़ की थी। तो देख सकते हैं सेल्स तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अप होती हुई हमें नज़र आई हैं, जो कि बेहतरीन यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। साथ में दोस्तों बात करूँ इसकी सेल्स की, पिछले साल की दिसंबर 2019 की, देखते हैं क्वार्टर 3 में पिछले साल में 213 करोड़ की सेल्स की थी, अब की बार 248 करोड़ की, और उससे पहले क्वार्टर में 227 करोड़ की, यानी कि ईयर ऑन ईयर तो जंप है, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है, यानी कि स्टॉक ने जो सेल्स करी हैं बेहतरीन करके दिखा दी हैं। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे देखते हैं कि 62 करोड़ का हुआ है, जो कि उससे पहले सितंबर में यहाँ पे 62 करोड़ होता है, यानी कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पे कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे कुछ भी बढ़ोतरी नजर नहीं आई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। उसी के साथ दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करूँ तो 53 करोड़ का था, जो कि 62 करोड़ का हो गया है, तो यहाँ पे तो अच्छा नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों मैं बात करूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 70 करोड़ का है, उससे पहले क्वार्टर में 69 करोड़ का था। ठीक है, पिछले साल की बात करूँ तो 59 करोड़ का था, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस तो यहाँ पे बढ़िया रहा। ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे सिर्फ 1 करोड़ की यहाँ पे बढ़ोतरी दिखाई दी। उसके साथ दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में और उस क्वार्टर में ऑलमोस्ट कांस्टेंट था, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे। उसके साथ दोस्तों बात करूँ पिछले साल की, तो पिछले साल हुआ था 49 करोड़ का प्रॉफिट, तो यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बेहतरीन जंप दिखाई दे रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कांस्टेंट है यहाँ पे। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ईपीएस भी यहाँ पे 3.86 का है पिछले क्वार्टर में, जो कि 3.88 का होगा, यानी कि थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ोतरी नजर आई है अर्निंग पर शेयर में, जो कि पिछले, अगर मैं बात करूँ पिछले साल की, तो पिछले साल में 3.30 था, यानी कि यहाँ पर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ोतरी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है ईपीएस में। इसी के साथ दोस्तों बैलेंस शीट देखना भी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ बैलेंस शीट में जो रिजर्व पड़े हुए हैं दोस्तों वो अच्छे खासे यहाँ पे रिजर्व पड़े हुए हैं 719 करोड़ के, जो कि इससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप मार्च 2020 में, सितंबर 2020 का यहाँ पे डाटा शो किया गया, जो कि मार्च 2020 में यहाँ पे 638 करोड़ के थे, जो कि 719 करोड़ के हो गए हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो रिजर्व थे वो बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे बात करूँ मैं बोरोइंग की, तो बोरोइंग 20 करोड़ की बोरिंग थी, जो कि 12 करोड़ की रह गई है। तो यानी कि एक चीज़ जो बैलेंस शीट में देखी जाती है दोस्तों वो यही देखी जाती है कि भाई रिजर्व तो बढ़ने चाहिए और साथ में बोरिंग कम होनी चाहिए। तो ठीक उसी तरह का यहाँ पे सब कुछ चल रहा है कि भाई रिजर्व तो यहाँ पे बढ़ते नजर आ रहे हैं और बोरिंग यहाँ पे कम होती नजर आई, यानी कि यहाँ पे इसकी जो बैलेंस शीट है वो भी अच्छी दिखाई दे रही है, इसमें भी कोई यहाँ पर कमी नहीं लग रही है।
लेकिन दोस्तों उसी के साथ मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है बैलेंस शीट के अंदर। थोड़ी सी देखो, रिजर्व अच्छा है और बोरिंग कम है, ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। चलो भाई, यहाँ पे तो हमने स्टार दे दिया कि भाई दोनों स्टार मिल गए, बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पे फिक्स एसेट देख सकते हैं आप कि 151 यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो पिछले अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम से यहाँ पे 154 151 151 का यहाँ पे चल रहा है करोड़ का। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जो पिछले बात करूँ मैं कई साल पहले की, अप्रोक्सीमेटली मैं आपको ईयर ही बता देता हूँ, 2014 की देखते हैं। 2014 में यहाँ पर जो फिक्स एसेट थे दोस्तों वो 236 करोड़ के थे, लेकिन वहाँ से गिरावट नज़र आ रही है, वहाँ से गिरे, ठीक है। उसके बाद और गिरे, फिर यहाँ से थोड़े बढ़े, उसके बाद यहाँ से गिरावट नज़र आ रही है। तो दोस्तों फिक्स एसेट अगर किसी कंपनी के बढ़ते हुए नज़र आते हैं तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, उसमें एक प्लस पॉइंट और जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे इसके जो फिक्स एसेट है वो 2 बार से तो कांस्टेंट है, लेकिन उससे पहले काफ़ी तेज़ी में गिरते हुए नज़र आए थे। तो यानी कि ये एक थोड़ी सी यहाँ पे चिंता का कारण बन सकता है। उसके साथ दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करो तो इन्वेस्टमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी, इन्वेस्टमेंट ने 518 करोड़ की कर लिया। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ती नजर आई, जिसकी वजह से यहाँ पे टोटल एसेट में बढ़ोतरी नजर आई। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो एक चलो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ दोस्तों फिक्स एसेट भी बहुत ही बढ़िया चीज़ होते हैं। लेकिन फिक्स एसेट में यहाँ पे हमें गिरावट नज़र आ रही थी, ठीक है। 236 से 151 की तरफ यहाँ पे गिरते हुए नज़र आए थे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे देखा जाए तो मोटा मोटा यहाँ पे हमें बैलेंस शीट सही दिखाई दे रही है, रिजर्व भी ठीक है और बोरिंग भी इसकी कम है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आई है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे देखते हैं कि प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 38.08% की होल्डिंग है। एफआई के पास 24.80% की होल्डिंग है। डीआई के पास 17.03% की होल्डिंग है, जो कि डीआई ने यहाँ पे 17.79, उससे पहले 21.52। तो डीआई यहाँ पे जो है 3 बार से यहाँ पे लगातार अपनी होल्डिंग कम करते जा रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एफआईए की तो 30.45 था, तो यहाँ पे एफआईए भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अपनी होल्डिंग कम करते जा रहे हैं, यानी कि लगातार हल्का 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 अपना पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन पब्लिक की होल्डिंग बात करूँ तो पब्लिक होल्डिंग 7.27 से यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रमोटर की बात करूँ दोस्तों, प्रमोटर यहाँ पे 2019 में 60% की होल्डिंग लेके बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो गिरावट नजर आई वो खतरनाक गिरावट थी, और 38.04 की होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट चल रही है पिछले 5 क्वार्टर से। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, इससे पहले तो यहाँ पर सेफ हाथों में होल्डिंग हमें दिखाई दे रही थी, जब तक ये 60% यहाँ पे दिख रहा था सितंबर 2019 तक, ये देखिए, ठीक है। तब तक तो हमें होल्डिंग सेफ दिख रही थी, भाई कंपनी सेफ हाथों में, प्रमोटर के पास 60% है, एफआई ने बढ़िया अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, डीआई ने बढ़िया कर रखी है, पब्लिक के पास 7.27 है। लेकिन उसके बाद से यहाँ पे कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न में गड़बड़ा सी आ गई है। 38.04 दोस्तों बहुत मिनिमम होल्डिंग यहाँ पे मानी जाती है, भाई बहुत कम होल्डिंग है प्रमोटर्स की। यहाँ पे प्रमोटर को मैक्सिमम 75% अलो होता है कि 75% के आसपास तक होल्डिंग कर सकते हैं, 75% से ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन 38% दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कम होल्डिंग है इनकी, ठीक है। उसके साथ दोस्तों एफआई और डीआई के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, लेकिन एफआई और डीआई में भी ये प्रॉब्लम हो रखी है, देख सकते हैं पिछले कई टाइम से, कई क्वार्टर से यहाँ पे लगातार गिरावट में है इनकी होल्डिंग भी, और जो कि किसके हाथ में जा रही है, पब्लिक के हाथ में जा रही है। तो ये एक यहाँ पे चिंता का कारण बन सकता है कि भाई अगर पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग बढ़ जाती है किसी कंपनी की, मान लो 50% किसी कंपनी की होल्डिंग पब्लिक के हाथ में आ जाती है, तो वो भी एक रिस्की कंपनी के कैटेगरी के अंदर एंटर कर जाती है कंपनी। अब मैं दोस्तों यहाँ पे आप न्यूज़ दिखा देता हूँ कि जो आपको फ्राइडे को स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया, आखिर क्यों टूटा देखते हैं यहाँ पे। बेट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बेट्री इन्वेस्टमेंट म्योरिटीज प्री लिमिटेड ऑन फ्राइडे सोल्ड मोर देन 98 लाख शेयर्स ऑफ बजाज कंज्यूमर लिमिटेड वर्थ ₹249 करोड़ इन अ ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन, ठीक है। यानी कि बेट्री इन्वेस्टमेंट नाम की एक कंपनी थी जिन्होंने यहाँ पे इसके 98 लाख शेयर्स की सेलिंग करी है, जो कि कम से कम 249 करोड़ के यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। 249 करोड़ के, और सीधा ओपन मार्केट के अंदर इन्होंने ये डाल दिया, ठीक है। जैसे ही भाई कोई 98 लाख शेयर्स यहाँ पे लेके आएगा चलती हुई मार्केट के बीच में, तो ऑब्वियस है कि भाई जितने भी बाइंग ऑर्डर थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो भैया यहाँ पे इतना गिरना तो नॉर्मल सी बात हो गई थी। तो इस वजह से ये 7 से 8% का जो इसमें सर्किट लगा, लोअर सर्किट, वो इसी वजह से लगा कि भाई किसी ने 98 लाख शेयर यहाँ पे सेलिंग के डाल दिए। और कौन था भाई, वो बेट्री इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी थी। वैसे इतनी जल्दी नाम रिवील नहीं होता दोस्तों, लेकिन इतने ज़्यादा स्टॉक्स यहाँ पे लाए गए तो इस हिसाब से इसका यहाँ पे नाम आ गया है कि भाई इसने बल्क डील करी है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए बीएससी में इसका नाम आ गया है।
तो दोस्तों इससे फ़र्क पड़ेगा। देखो ये भी इसका कहीं ना कहीं डीआईआई में ही या प्रमोटर्स में ही इसके बेट्री इन्वेस्टमेंट्स होगा। ठीक है, अब उसने एग्जिट मारा है तो जब नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ परसेंट आपको होल्डिंग गिरती हुई दिखाई देगी। तो कंपनी की जो होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, इसमें आपने कंपनी में क्या करना है, किस टाइप की पोजीशन बनानी है, वो सब लास्ट में बात करेंगे दोस्तों। फिलहाल दोस्तों मैं बात करूँ कंपनी की ब्रांड्स देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांड्स हैं इसकी। बजाज आमंड हेयर ऑयल, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, आपने देखा भी होगा ऐड वगैरह, बजाज आमंड हेयर ऑयल, कौन कौन नहीं जानता। ठीक है, आमंड ऑयल इसी का है। बजाज आंवला हेयर ऑयल, ठीक है, बजाज ब्राह्मण आंवला ऑयल, कैलाश प्रभात, बजाज जैस्मिन हेयर ऑयल, बजाज कोको जैस्मिन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्किन केयर की रेंज भी है। तो ये सब जो ब्रांड्स हैं ये बजाज कंज्यूमर लिमिटेड की यहाँ पे ब्रांड्स है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों कंपेयर करूँ सेक्टर से, सेक्टर का पी रेशो 48.18 है, कंपनी का पी रेशो 19.55 है, यानी कि सेक्टर से तो कंपनी सस्ती मिल रही है। दोस्तों अगर हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात कर सकते हैं, यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू जो इसका करंट प्राइस है वो इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है तो भाई बाइंग एक टिक आ जाता है। रिटर्न जो दे रहा है वो एफडी से अच्छे दे रहा है तो भाई एक टिक और आ जाता है इन्वेस्टमेंट का। डिविडेंड यील्ड मैंने आपको दिखाई दी 2.45 के अप्रॉक्सीमेटली थी, और रिसेंटली इसने डिविडेंड भी दोस्तों डिक्लेयर किया था, जो कि 11 फरवरी से पहले पहले जो खरीद लेता उसको डिविडेंड मिलता है 6 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे दिया गया था। मैंने आपको न्यूज़ नहीं दिखाई पर मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, 6 रुपये का इसने डिविडेंड यहाँ पे प्रोवाइड किया है लोगों को, जिसने भी 11 फरवरी से पहले स्टॉक खरीदा है। उसके साथ दोस्तों डिविडेंड भी सही था, ठीक है, बढ़िया डिविडेंड है। एंट्री पॉइंट नॉट ओवरबाउट जोन, वो तो हम टेक्निकली चेक कर लेंगे, और ना ये एएसएम और जीएसएम लिस्ट में भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ओवरऑल अगर इसकी चेकलिस्ट देखी जाए तो यहाँ पे तो सब ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मैं बात करूँ एक हफ्ते की, एक हफ्ते में स्टॉक कितना टूटा है, एक हफ्ते में 7.59% यहाँ पे गिरावट में है। बात करूँ दोस्तों एक महीने की, एक महीने के अंदर 9.06% अप है। इस साथ दोस्तों एक साल की बात करूँ, एक साल के अंदर यहाँ पे 22.52% रिटर्न दिए। ठीक है, और बात करूँ दोस्तों 5 साल की, 5 साल के अंदर यहाँ पे टूटा हुआ है स्टॉक 38% के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर गिरावट में है, जो कि इसने हाई लगाया था 525 का, इस वक्त 244 का यहाँ पे प्राइस चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम आ गए चार्ट पे, और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो RSI चल रही है 56.21 की। तो ना तो ये ओवरसोल्ड जोन में और ना ओवरबाउट जोन में है। अगर ये गिरावट में आता है मंडे को तो ये और गिर सकता है, इसमें कोई भी दो राय वाली या सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ओवरसोल्ड वाली कैटेगरी अभी तक आई नहीं है। उसके साथ दोस्तों बात करूँ, जो रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, जो कि ओरिजिनल प्राइस माना जाता है किसी भी स्टॉक का, चाहे कंपनी अच्छी है और चाहे कंपनी बुरी है, उसका जो रियल प्राइस होता है वो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही निकल के आता है, जो कि इस वक्त इसका बैठ रहा है 181.30, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 182 इसका ओरिजिनल प्राइस होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त 244 यहाँ पे कंपनी चल रही है। इसी के साथ दोस्तों मैं बात करूँ इसका जो रिसेंटली देखते हैं ये टूटा है फ्राइडे को, ठीक है, 7% के जो भी आसपास यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है, उसमें जो इसका सपोर्ट बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है ये, और जो कि इसका निकल के आता है 205 रुपये का। ठीक है, 205 रुपये का इसका सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर ये स्टॉक टूटता है तो 205 रुपये का इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं इससे पहले भी ये स्टॉक यहाँ से टूटा, ठीक है, और 205 रुपये का सपोर्ट लिया और सीधा ऊपर की तरफ, तो यानी कि 205 रुपये का बढ़िया सपोर्ट है, वहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। उसके बीच में यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है, उसके बीच में यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। देखिए बाइंग जो हुई थी वो बहुत तगड़ी हुई थी, सीधा इसका 205 रुपये का सपोर्ट है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों इसके रेजिस्टेंस की बात करूँ तो इसका जो रेजिस्टेंस बन चुका है वो फिलहाल इसका यही रेजिस्टेंस है, 285 का इसका रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, और फिलहाल जो सपोर्ट बना हुआ है 205 रुपये का यहाँ पर सपोर्ट है, और 285 का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। 205 का सपोर्ट और 285 का रेजिस्टेंस दोस्तों। ठीक है, तो ये 205 में यहाँ सपोर्ट ले सकता है, 285 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। इसी पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा ये आपको दोस्तों। अगर आपने इसमें बाइंग करनी है तो देखो मैंने आपको कंपनी का सब कुछ दिखा दिया है, फंडामेंटल दिखा दिया है, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दिया है। हालांकि मेरे को शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा ख़राब दिखा इसका, ठीक है, मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दिया। अगर आपको बाइंग करनी है, मैंने आपको सब कुछ आपके सामने क्लियर कर दिया, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है यहाँ पे। अगर आपने बाइंग करनी है तो आप कर सकते हैं, आपने नहीं करनी है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप इसमें ऊपर फंस चुके हैं, यहाँ पे हाई पे फंस गए हैं, ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक ने वापस ऊपर जाना ही जाना है। ठीक है, जिस हिसाब से कंपनी के यहाँ पे नंबर्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सेल्स वगैरह अच्छी आ रही हैं, तो इस हिसाब से ये कंपनी ऊपर जाती हुई ज़रूर दिखाई देगी। इसमें कोई भी दो राय वाली यहाँ पे बात नहीं है।
अगर दोस्तों इसमें आपने थोड़ी बहुत बाइंग करनी है तो आप इसमें थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक डिविडेंड अच्छा दे रहा है। ठीक है, डिविडेंड यहाँ पे 2.45% की डिविडेंड यील्ड है, जो कि इसने रिसेंटली 6 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो दोस्तों 6 रुपये कोई बुरे नहीं है, अगर आप यहाँ पे 100 क्वान्टिटी खरीद भी लेते हो तो कोई इतनी बेकार नहीं है। ठीक है, तो आपको डिविडेंड भी देता रहेगा और साथ में यहाँ पे ग्रोथ भी अगर होती है इसकी फ्यूचर में। देखो फिलहाल सिर्फ जो बेकार है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न ही खराब है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कंपनी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। हो सकता है प्रमोटर आने वाले टाइम पर अपनी होल्डिंग बढ़ा ले, तब भी बेहतरीन हो जाएगी कंपनी। ठीक है, तो ये तो एक्सेप्शनल केस है, ये हो सकता है, ऐसा नहीं है भाई नहीं हो सकता, हो सकता है, क्योंकि जो इसकी सेल्स वगैरह है और प्रॉफिट वगैरह है वो तो अच्छा है। मेन चीज़ तो यही होती है भाई, कंपनी का प्रॉफिट कब बढ़ेगा, कंपनी की सेल्स कब बढ़ेंगी, तो वो सब बढ़ रहा है। बस यहाँ पे होल्डिंग की बात है, होल्डिंग जैसे बढ़ती हुई नजर आएगी तो यहाँ पे कंपनी भी एकदम वापस जीवित हो जाएगी दोस्तों। जैसे कि 500 रुपये पहले प्राइस, 500 रुपये का इसका प्राइस चल रहा था, उसी टाइप से इसका प्राइस वापस यहाँ पे चलने लगेगा। क्योंकि कई लोग तो कंपनी से इसलिए भी दूर रहते हैं ना कि भाई सेफ हाथों में नहीं है। जैसे हम जैसे लोग, मैं अपनी बात करूं तो भाई मैं भी कंपनी से इसलिए दूर रहता हूं, कई कंपनी से, कि भाई सेफ हाथों में नहीं है, क्या पता कब में कितनी गिरावट दर्ज कर दे। तो इसलिए दोस्तों अगर आपने बाइंग करनी है तो आप रख सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए ही रखना। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर ली, अपने पोर्टफोलियो का अगर 5% भी दे देते हो इस कंपनी को तो कोई बुरी बात नहीं है। 100 रुपये आपके पास हैं तो उसमें से आप यहाँ पे 5 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। कंपनी ठीक ठाक मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अगर इसमें कुछ भी आपका रह गया हो बताने के लिए तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा और मैक्सिमम कमेंट का मैं रिप्लाई करता भी हूं। दोस्तों पहले कहना चाहूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी आपका दोस्त या फ्रेंड या रिलेटिव जो भी बजाज कंज्यूमर को खरीदना चाह रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको पता चल जाएगी कंपनी कैसी है और कैसी नहीं, उसको बाइंग करनी चाहिए या नहीं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।